हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन क्रिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के मतलब मौर्य वंश का पूरा साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो एक ही क्लास में पूरा मौर्य वंश खत्म हो सकता है, मतलब खत्म हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ये तो आपका मतलब चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल की बात करें 323 ईसा मतलब 298 ईसा पूर्व। यह इस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अधिक जानकारी रुद्रमन के जूड़ागण अभिलेख तथा कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य, कुटिल के व्युत्पत्र और स्थानीय नाम चाणक्य यानी पिता का नाम चणक होने से था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी तथा उसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना की। सन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेलुकस को पराजित किया तथा सेलुकस पराजित होने के पश्चात अपनी पुत्री कन्या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया तथा उपहार में काबुल, कांधार, हेरात एवं बलूचिस्तान के राज्य दे दिए तथा बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। इसके पश्चात सन 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 वर्ष की अवस्था में स्वेच्छा से अपना राजपाट त्याग दिया तथा जैन संघ भद्रबाहु के साथ दक्षिणी भ्रमण पे चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में शंखलेखना विधि द्वारा उपवास किया तथा अपने प्राण को त्याग किया। बात करें बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुधरा था, अन्य नाम सिंहसेन जैन साहित्य में, अभित्रोचेटक ग्रीक साहित्य में। अभिमोत्रेचेटक का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदु के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए जिन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले मुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा। मतलब कहानी जैसे पढ़ो एकदम दिमाग में फिट होता चला जाएगा। बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था तथा मित्र के शासक टॉमेलीफिल्डेमस ने अपने राजू डैमिस को बिंदुसार दरबार में भेजा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखिल पुतल घोसले ने की।
अशोका मतलब अशोक 669 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोका बैठा। अशोक की माता का नाम धर्मा तथा सुंगभद्रांगी था। या मतलब चाहे या फिर ये अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला एवं उज्जैन का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। पहली पत्नी देवी, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा। तथा अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। दूसरी पत्नी कौरवकी, पुत्र तीवर। कौरवकी व तीवर का उल्लेख रानी के शिलालेख में मिलता है। कलिंग का युद्ध 261 बीसी दिसंबर। अशोक ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसका उल्लेख 13 शिलालेखों में से मिलता है। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए मतलब किस युद्ध से हुए दुख के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो कलिंग युद्ध। अशोक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षुणी निग्रोध से प्रभावित होकर मौलिपुत्र शिष्य की बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मोगलीपुत्र शिष्य अशोक की धार्मिक गुरु थे। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने अपने राज्य के 10वें वर्ष में बौद्ध गया तथा 20 वर्ष में लुम्बिनी का भ्रमण किया। अशोक ने इस भ्रमण का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व। अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र शिष्य थे एवं उसे अधिधम पिटक का संलग्न किया गया। अशोक धम में नैतिक नियमों का उल्लेख किया, जिसमें लोगों ने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूकता किया गया है। अशोक ने 7 अभिलेख में अशोक के 7वें अभिलेख से मिलता है, जिसे नासिक शुद्धता एवं आत्मनिर्भरता की बात की गई है। थोड़ा पास आना पड़ेगा। चलिए अशोक धम की बात करते हैं। अशोक ने अपने राज्य के 13वें वर्ष में धम्म महापात्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अशोक के धम्म प्रचार करना था। अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने शिलालेख खुदवाए। ऐसा कौन सा शासक था जिसने शिलालेख? अशोक प्रथम। अशोक के शिलालेख ईरान के राजा डेरियस से प्रभावित थे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय ब्रिटिश पुरातत्वविद व इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अगर सन की बात करें तो 1837। बस क्लास के अंत तक बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखना, मतलब 1 या 2 नंबर, 1 या फिर 2, मतलब इतना तो पक्का है ना इस क्लास से। चलिए अशोक के शिलालेख में 3 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। प्रश्न बनेगा अशोक के शिलालेख में कितनी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो 3। प्राकृतिक ग्रीक मतलब प्राकृतिक ग्रीक और अरमाइक मतलब इंडिया प्लस ईरान। अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। बृहद की हत्या अशोक सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग
185 ईसा पूर्व के अंतिम मौर्य शासक बृहत की हत्या कर उसके सेनापति पुष्प सिंह शुंग की गद्दी पर बैठा। शुंग वंश की स्थापना। पुष्पमित्र शुंग प्राचीन भारत का पहला ब्राह्मण शासक था। पुष्पमित्र शुंग के समय भगवत धर्म का विकास हुआ। ग्रीक के राजा ड्रेमियस ने पुत्र सिंह को शासनकाल में आक्रमण किया। महाभारत से योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि। अगर हिंदू विधि संहिता की प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति पुष्पमित्र द्वारा। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। मतलब पुष्पमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध कराए? तो 2। अग्निमित्र पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। देवभूति की बात करें, यह शुंग मित्र का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति वासुदेव ने की। मतलब देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने, जो खुद उसका सेनापति था। कंडव वंश की बात कर लेते हैं। मतलब कंडव वंश यह मगध का द्वितीय ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना वासुदेव ने की। इस वंश का अंतिम शासक सूरसमन था, जिसकी हत्या सिंधु के सिमुक ने की। बस आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, मतलब एकदम विस्तार से कहानी के जैसे है। बस इसको पढ़ते जाना है, देखते जाना, एकदम दिमाग में फिट होता चला जाएगा। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी के सिमुक द्वारा की गई। इसमें आंध्र भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के महान शासक था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से आदित्य ब्राह्मण कहा गया। इनकी राजकीय भाषा प्राकृतिक लिपि ब्राह्मी थे। इस काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। मतलब शीशे के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो सातवाहन साम्राज्य में। बस आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद क्लास के अंत तक बने रहने के लिए। सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान से यही कामना करते हैं आपका पेपर अच्छा हो। चलिए, धन्यवाद।